नॉर्मल पेन से हिप पेन एग्जैक्टली कैसे अलग है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये जो पेल्विस बोन है, पेल्विक बोन में नीचे से ये पैर का जो बोन है वो लगा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिप जॉइंट। यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग हिप जॉइंट में हिप पेन कहते हैं। सुबह आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम स्लीप बहुत लोगों का हिप जो है लॉक हो जाता है, तो ये क्यों होता है? यूजुअली जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस का फीचर होता है, जिसमें जब पेशेंट सो के उठता है तो उसके हिप पूरे फ्यूज हो जाते हैं, उस समय ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं। यदि ऐसा होता है तो आपको डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन चाहिए, अर्जेंटली यू शुड गो टू द डॉक्टर। ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग आवर्स जो लोग डेस्क जॉब्स करते हैं, क्या हिप पेन उनमें ज़्यादा कॉमन है? इमोबिलिटी होती है तो आपके बैक में भी इमोबिलिटी हो रही है, स्पाइन में भी हो रही है और हिप जॉइंट में भी हो रही है। तो सेम प्रॉब्लम जब आपको बैक में हो रहा है तो आपको हिप में भी होगा, क्योंकि आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका मूवमेंट सही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ द हेल्थ एंड हैप्पीनेस पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय सस्ता सुंदर। हमारे पेन मैनेजमेंट सीरीज को इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज हम एक और टॉपिक लेकर आए हैं जो है हिप पेन, विच इज़ अगेन ऑन द पेन मैनेजमेंट सीरीज। और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुधीर कुमार, जो कि हैं द फाउंडर ऑफ डॉक्टर सुधीर्स पेन रिलीफ क्लिनिक। ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट and a pain management specialist. Welcome to our podcast, Dr. Sudhir. थैंक यू। डॉक्टर, सबसे पहले ये बताइए कि हिप पेन जब लोगों को होता है वो इसको नॉर्मल पेन ही समझ लेते हैं, तो नॉर्मल पेन से हिप पेन एग्जैक्टली कैसे अलग है? देखिए, हिप पेन की जब मैं बात करता हूँ तो इट्स ए पेन रिलेटेड टू द हिप। हिप एक रीजन है जो आपको कमर जिसको कहते हैं, पीछे में कमर होता है, वेस्ट होता है, और ये पूरा जॉइंट जो होता है हिप जॉइंट होता है। हिप जॉइंट में जो आपकी दोनों जो पैर होते हैं वो वहाँ पे लगे रहते हैं। हिप में एक, आज हमारे पास मॉडल नहीं है, हम बता नहीं पाएंगे, अदरवाइज इसमें क्या होता है कि एक जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। तो ये जो पेल्विस बोन है, पेल्विक बोन में नीचे से ये पैर का जो बोन है वो लगा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हिप जॉइंट। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग हिप जॉइंट, हिप पेन कहते हैं। और इसमें ये मोस्टली फीमेल्स को ज़्यादा होता है, क्योंकि जो भी हिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। नो डाउट मेल्स में भी होती है, बट प्रीडोमिनेंटली फीमेल्स में होती है। ओके सर, हिप पेन तो आजकल हर एज ग्रुप में होता है, तो इसका कारण क्या कोई मेडिकल रीजन है या फिर पोस्चर, लाइफस्टाइल, एग्जैक्टली कारण क्या है हिप पेन का? यस, देखिए, यदि हिप पेन और बैक पेन को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता है। जब हम बैक पेन की बात करते हैं तो जब हम आगे झुकते हैं तो यहाँ पे दर्द होता है, उसको बैक पेन कहते हैं, और उससे जस्ट नीचे हिप जॉइंट होता है। तो डिफ्रेंशिएट करना पहले बहुत ज़रूरी होता है कि पेशेंट्स को बैक पेन हो रहा है या हिप पेन हो रहा है। तो वो दोनों अलग अलग डिजीज़ है, दोनों जॉइंट भी अलग है। बैक पेन जो है वो स्पाइन का जॉइंट है, और हिप जो होता है एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, जिसमें पैड लगी हुई रहती है, अपना आपके जो पैड लगे हुए रहते हैं। तो वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा कॉमन बैक पेन होता है, हिप पेन कम कॉमन होता है। बट डेफिनेटली हिप के अलग कॉजेज होते हैं, हिप पेन के अलग कॉजेज होते हैं। तो बीइंग ए डॉक्टर हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है कि जो पेशेंट कहता है कि हमें कमर में दर्द हो रहा है, वो बैक पेन को भी कमर में दर्द कहता है और हिप पेन को भी कमर में दर्द कहता है। तो फॉर ट्रीटमेंट, प्रॉपर ट्रीटमेंट, हमें पहले वो डिफ्रेंशिएट करना रहता है कि वो स्पाइन का बैक पेन है या वो हिप जॉइंट का पेन है। तो वो हमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना रहता है। तो पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली बैक पेन नहीं है, हिप पेन है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर, बहुत लोगों का हम सुनते हैं कि स्पेशली सुबह आफ्टर गेटिंग अप फ्रॉम स्लीप बहुत लोगों का हिप जो है लॉक हो जाता है या फिर वो लोग स्टिफनेस फील करने लगते हैं, तो ये क्यों होता है? ये जो प्रॉब्लम है ये होती है, बहुत सारे लोगों में होते हैं। यूजुअली जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, दिस इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है कि छोटे जॉइंट और बड़े जॉइंट दोनों को इफेक्ट करता है। तो अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस जो होती है, जो आप बता रही हैं, वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का फीचर होता है, जिसमें जब पेशेंट सो के उठता है तो उसके हिप पूरे फ्यूज हो जाते हैं, उस समय ब्लॉक हो जाते हैं, फ्रोजन हो जाते हैं। तो वो एक सिम्टम होता है। और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं, जिसे हम लोग ये कहते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। तो उसमें भी पेशेंट जब अर्ली मॉर्निंग में उठता है तो उसका जॉइंट काफ़ी फ्यूज रहता है।
तो हमें पता लगाना रहता है कि कारण क्या है। लेकिन ये यदि ऐसा होता है तो आपको डेफिनेटली मेडिकल अटेंशन चाहिए। अर्जेंटली यू शुड गो टू द डॉक्टर, प्रीडोमिनेटली ऑर्थोपेडिशियन, रिमेटोलॉजिस्ट और ए न्यूरोलॉजिस्ट। जी, ओके। सर, बहुत लोगों को आजकल फीमर बोन एंड हिप जॉइंट के बीच में फ्रिक्शन या फिर डीजेनरेशन की वजह से पेन होता है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है? फीमर बोन में है या फिर इसका कोई और रीज़न है? देखिए, ये फीमर जो आपने बताया, जो हिप जॉइंट होता है, जॉइंट का मतलब ये होता है कि दो बोन होना है। तो इसमें एक पेल्विक बोन होता है जिसमें एक सॉकेट होता है, और फीमर में इस तरह से बॉल होता है। तो इस सॉकेट में ये बॉल ऐसे मूव करता है। ये फीमर हुआ आपका नीचे का पैर की जो होती है, थाई की जो बोन होती है, और ये पेल्विक बोन हुआ जिसमें सॉकेट है और ये ऐसे रोटेट करता है। तो आपका कहना है कि ये जो दोनों जॉइंट है, इस जॉइंट में यहाँ पे आर्थराइटिस हो जाती है, तो ये फ्यूज हो जाता है। तो आज जो हम हिप जॉइंट की बात कर रहे हैं, इसी जॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इसमें होता है, कारण होता है, जब हम सो के उठते हैं तो फ्रोजन हो जाता है, और बहुत सारे कॉजेज होते हैं। प्रीडोमिनेंटली अभी क्यों ज़्यादा हो रहा है कि अभी हमने स्क्वाटिंग हैबिट्स छोड़ दिया है। तो जब हम स्क्वाटिंग करते हैं तो यहाँ पे मूव करता है, और इसमें जितने लुब्रिकेशंस होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो जनरेट होते हैं वहाँ पे। यदि हम इसको मूव ना करें तो वो चिपक जाएगा, तो वही चिपक जाता है जिसके कारण हिप प्रॉब्लम होती है। तो मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आजकल क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि हमने स्क्वाटिंग हैबिट्स छोड़ दिया है, सब कुछ हम खड़े होके करते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रही है। जी, तो मोबिलिटी बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। जी। सर, अगर सिम्टम्स की बात करें तो ऐसे कौन कौन से स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें नोटिस करने चाहिए जिसके वजह से पता चले कि हमें हिप पेन है? एक तो आपने मेंशन किया कि अर्ली मॉर्निंग यदि आप उठते हो और उसमें हिप फ्यूज हो जाता है आपका, या अचानक लगता है कि लॉक हो गया है, तो ये एक सिम्टम्स होती है। या जब आप कभी चलते हो या तेज़ दौड़ते हो, जब हिप का मूवमेंट ज़्यादा होता है, तब आपको पेन होता है। या कभी कभी आप साइडवेज लेग को मूव करते हैं, चलने में आपको दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो, अपने लेग को साइडवेज मूव करते हो, तब वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट होता है और आपको पेन होती है। ये हो सकता है। या जब आप स्क्वाट करते हो, उस समय यदि आपको प्रॉब्लम होती है, ये भी होता है। कभी कभी बच्चों में ये होता है, ये वेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप होता है। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे जब चलते हैं तो उनका पेन नहीं होता है उनको, लेकिन उनकी जो पोस्चर होती है, दैट इज कॉल्ड लर्चिंग मूवमेंट। जैसे उनका पेल्विस एक बार ऊपर जाएगा, एक बार नीचे आएगा, एक बार ऊपर जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि उनका पेल्विस अफेक्टेड हो रहा है। जी, तो डिफरेंट सिम्टम्स है, बच्चों Yes. में अलग सिम्टम्स होते हैं, बड़ों में अलग सिम्टम्स होते हैं। सर, एक बात बताइए, ड्यू टू लॉन्ग सिटिंग आवर्स जो लोग डेस्क जॉब्स करते हैं, क्या हिप पेन उनमें ज़्यादा कॉमन है? और अगर है तो डेस्क जॉब वालों को अपने रूटीन में वो एक या दो क्या चीज़ें हैं जो इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए ताकि उन्हें हिप पेन ना हो? यस। जब हम डेस्क जॉब वालों की बात करते हैं तो उसमें ज़्यादा कॉमन जो होता है, हिप जॉइंट ना हो के बैक बैक पेन होता है इसमें। तो इसलिए मैंने जो शुरू में ही बताया कि यू हैव टू डिफ्रेंशिएट। जब हम आगे मुड़ के, जो जब डेस्क जॉब में क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वी बेंड फॉरवर्ड। हमें जब स्ट्रेट ऐसे बैठना है तो हम आगे ऐसे स्लॉच करके बैठते हैं, तो उसमें बैक पेन ज़्यादा कॉमन होता है, हिप पेन नहीं होता है। लेकिन फाइनली क्या होता है कि जब इमोबिलिटी होती है तो आपके बैक में भी इमोबिलिटी हो रही है, स्पाइन में भी हो रही है, और हिप जॉइंट में भी हो रही है। तो डेफिनेटली जो सिम्टम्स जब आपको बैक पेन के आएंगे तो वो भी एडजेसेंट जॉइंट है और वहाँ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो सेम प्रॉब्लम जब आपको बैक में हो रहा है तो आपको हिप में भी होगा, क्योंकि आप तो मूव दोनों को नहीं कर रहे हो, ना आप पैर को मूव कर रहे हो, ना आप कमर को मूव कर रहे हो। तो दोनों एक साथ ही प्रॉब्लम होती है। कभी कभी हिप प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम एक साथ ही होती है। दोनों का सिम्टम एक ही है, दोनों में स्टिफनेस होती है, दोनों जगह से पेन होगी। कारण भी सेम ही है कि आपका पोस्चर सही नहीं है, आपका मूवमेंट सही नहीं है। तो दोनों ऑलमोस्ट इंटरलिंक्ड होता है। जी, तो डेस्क जॉब वालों को डबल दोनों। केयरफुल रहना चाहिए हिप पेन और यस। बैक पेन दोनों चीज़ों को लेकर। सर, बहुत दिनों से अगर कोई हिप पेन इग्नोर करता आ रहा हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? डेफिनेटली लॉन्ग टाइम में यदि आपका पेन को आप इग्नोर करते जा रहे हो, तो वो इनिशियली क्या होता है कि ये सारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। यदि इनिशियल पार्ट में जब आपका थोड़ा सा मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है, उस समय यदि आपने एक्शन लिया तो डेफिनेटली आसानी से वो ठीक हो जाएगा, 10 दिनों में, 20 दिनों में ठीक हो जाएगा। यदि आपने उसको इग्नोर किया तो ये जल्दी चिपकते जाता है। इसके एंटीरियर फाइबर होते हैं, आगे वाले फाइबर होते हैं, मिडल फाइबर होते हैं, पोस्टीरियर फाइबर होते हैं, इसमें लिगामेंट्स होती है। यदि वो लिगामेंट्स फ्यूज होते जा रहा है, इनिशियली सपोज आपका 10-20% फ्यूज हुआ, तो आप मूवमेंट से ठीक कर सकते हो। यदि आपने इग्नोर करना
शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके 50% 60% यदि लिगामेंट्स फ्यूज हो जाते हैं तब वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, जिसके लिए कभी कभी हमें सर्जरी की भी की ओर जानी पड़ती है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डेफिनेटली अर्ली स्टेज में यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर वो ठीक हो जा सकता है। जी, इग्नोर नहीं करके जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से चेकअप करवाना चाहिए। सर, हिप पेन के लिए रिलीफ के लिए कोई ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं या फिर कोई ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो हम रेगुलरली कर सकते हैं? यस आप जब यूट्यूब में देखते हो तो बहुत सारे एक्सरसाइजेज होते हैं जो स्पेसिफिकली बैक पेन के लिए होती है, हिप पेन के लिए होती है। बस इसमें आपको यही देखना है कि आपका जो हिप जॉइंट है उसमें सारे तरह के मूवमेंट्स हो। जैसे आपको लेग रेज करनी होगी, आगे पीछे करना होगा और साइडवेज करना होगा। नॉर्मली आप अपने डे टू डे एक्टिविटी में जब आप वॉक करते हो, रन करते हो, तो आपका लेग सिर्फ आगे जाता है, पीछे जाता है, साइडवेज कभी नहीं जाता है। तो साइडवेज हमेशा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। वी कॉल इट एबडक्शन मूवमेंट। जब हम हिप को साइड वे ले जाते हैं तो उसको कहते हैं एबडक्शन मूवमेंट। ये मूवमेंट आप कभी भी अपने डे टू डे एक्टिविटी में नहीं करते हो। दौड़ने में भी नहीं यूज होता है वो एक्टिविटी, पीछे जाने में भी नहीं होता है। तो वो आपको स्पेसिफिकली मॉर्निंग में स्ट्रेच के समय करना चाहिए, क्योंकि ये यदि 360 डिग्री रोटेशन में नहीं हुआ, सिर्फ आप आगे की तरफ करते हो, पीछे की तरफ, तो साइडवेज फिक्स रहता है वो। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्ट्रेचिंग में आगे पीछे तो करना ही है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन को, साइड में भी एबडक्शन मूवमेंट भी करते रहना है। जी, तो फ्रंट, बैक एंड साइडवेज मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है। चारों इम्पॉर्टेंट है। ओके। सर, कौन से टेस्ट करवाने से हमें पता चलेगा कि हमें हिप पेन है? देखिए, क्लिनिकली हम लोग बहुत सारे टेस्ट करते हैं डॉक्टर। एक बार तो रेंज ऑफ मूवमेंट हम लोग देखते हैं कि किस किस रेंज में हमें रेस्ट्रिक्शंस मिल रहा है, कि एंटेरियर यदि है 180 डिग्री हो रहा है नहीं हो रहा है, पोस्टीरियर 180 डिग्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, साइडवेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कुछ टेस्ट होते हैं, पर्थीज टेस्ट कहते हैं हम लोग उसको। तो वो सारी टेस्ट से हम लोग क्लिनिकली समझ में आता है कि इनका कौन सा लिगामेंट्स किस पार्ट में, एंटेरियर में फ्यूज है, पोस्टीरियर में फ्यूज है या साइडवेज में फ्यूज है। उसके अलावा हम एक्सरेज करवाते हैं, नॉर्मली एक्सरे करते हैं, लेकिन एक्सरे में हमें हमेशा नॉर्मल ही मिलता है, बिकॉज इट्स नॉट द डिजीज ऑफ बोन। बोन यूजुअली लेट स्टेज में डिजेनरेट करता है, जो कार्टिलेज होती है वो पहले डिजेनरेट करती है, और एक्सरेज में यू कांट सी द कार्टिलेज। तो बेटर टेस्ट वुड बी MRI, जिसमें हम लोग बोन भी देख पाते हैं, लिगामेंट्स भी देख पाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड भी देख सकते हैं, और नर्व एंड मसल्स भी देख सकते हैं। तो बेटर टेस्ट एंड गोल्ड स्टैंडर्ड वुड बी द MRI ऑफ द हिप जॉइंट। ओके सर। सर, किसी को अगर सोचिए अचानक से हिप पेन स्टार्ट हो गया तो उसके लिए कोई क्विक फिक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या? देखिए, रेस्ट जो है वो सबसे पहले तो ज़रूरी है। यदि आप रेस्ट करते हो, हमेशा मूवमेंट से ही हिप पेन प्रेसिपिटेट होता है। तो फर्स्ट रेस्ट जो यदि आप करते हो, तो जो मैं हमेशा पेन के लिए कहता हूँ RIC, जी। आपको हमेशा वो याद रखना पड़ेगा। जी। रेस्ट, इमोबिलाइजेशन, कंप्रेशन एंड एलिवेशन। Elevation। तो हिप में एलिवेशन की ज़रूरत नहीं है, वो यूजुअली हम नी में और शोल्डर में करते हैं, बट RIC आप यूज़ कर सकते हैं। जी। सर, आजकल हम लोग बहुत सारे केसेस में हिप रिप्लेसमेंट के बारे में सुनते हैं। कुछ लोगों को ट्रैक्शन भी लेना होता है। सर, कौन से केसेस में हमें एक्चुअली हिप रिप्लेसमेंट करवाना चाहिए एंड कौन से केसेस में ट्रैक्शन ही बेहतर होता है? देखिए, अभी ट्रैक्शन तो बहुत एज ओल्ड सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है। 50 साल से ट्रैक्शन हम लोग देख रहे हैं, रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन इसका जो एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। यदि आपको एक हिप का फ्रैक्चर होता है, ओल्ड पर्सन्स में बहुत कॉमन होता है फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर। तो उसमें पहले हम लोग लास्ट 50 ईयर्स से 100 ईयर्स से हम लोग ट्रैक्शन मूवमेंट देते हैं, हम लोग वेट ये करते, लिफ्ट करते हैं वहाँ से, और पुल होता है ट्रैक्शन में। फाइनली आपको क्या है कि जो सपोज बोन डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उसको आपको अलाइन करना है, पुल करके इस ऐसे करना है, बिकॉज बोन अपने आप हील होता है। हील करने के लिए यू डोंट गो फॉर सर्जरी। सर्जरी का भी पर्पस यही है कि इसके दोनों एंड को एक साथ कर देंगे, जिससे कि यदि वो जब हीलिंग प्रोसेस होती है तो वो जुड़ सके। यदि वो एक दूसरे से ऊपर अपोज्ड ऐसे रहेंगे तो हील नहीं हो पाएगा। तो ट्रैक्शन का भी पर्पस वही है कि उसको पुल करके एक लाइन में अलाइन कर दिया जाए, या सर्जरी से भी यदि किसी कारण से आपको लगता है कि इतना ज़्यादा डिस्प्लेस्ड हो गया है कि ट्रैक्शन से आप उतना पुल नहीं कर सकते हो, तो इन दैट केस आपको सर्जरी करके दोनों को एक लाइन में लाके अलाइन करके आपको स्क्रू से टाइट कर देना होता है। दोनों केस में मैकेनिज्म सेम है कि यू हैव टू ब्रिंग द बोथ एज टुगेदर। लेकिन क्या है कि दोनों के एडवांटेज हैं, दोनों के डिसएडवांटेज हैं। एक तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ट्रैक्शन का, कि बहुत प्रोलॉन्ग प्रोसेस लगता है। आपको ऑलमोस्ट 1.5 मंथ, 6 वीक्स, 8 वीक्स, 10 वीक्स तक आपको पुल करके
रखना पड़ता है, जिसका अपने आप में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। यदि आप बेड पे 2 महीने आप लेटे रहते हो तो बेड सोर होने का डर रहता है, और तरह के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, पल्मोनरी एडिमा हो जाती है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। लेकिन क्या है कि यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो डेफिनेटली आप तो रिप्लेसमेंट में नहीं जा सकते हो। दूसरा एक फैक्टर होता है कि जो रिप्लेसमेंट का अपना एक कॉम्प्लिकेशन होता है, डेफिनेटली फास्ट प्रोसेस हो जाता है, बट यदि आप सर्जिकली के फिट नहीं हो, एनेस्थीसिया में फिट नहीं हो, तो वहाँ भी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो देन वी हैव टू दिस बैलेंस बिटवीन द प्रॉज एंड कॉन्स। किस केस में हमें ट्रैक्शन में जाना है, किस केस में हमें सर्जरी में जाना है। यदि कोई प्लेयर्स होता है जिनको बहुत फास्ट, वो उतने वेट नहीं कर सकते हैं, तो डेफिनेटली दे शुड गो फॉर द हिप रिप्लेसमेंट, जिसमें कि फास्ट रिकवरी हो जाती है और बैक टू द एक्शन आप बहुत जल्दी हो जाते हो। सो बेसिकली केस टू केस बेसिस पर हमें आपको जज करना पड़ेगा। फाइनलाइज करना है कि हमें एक्चुअली में ट्रैक्शन चाहिए या हिप रिप्लेसमेंट yes. चाहिए। थैंक यू सो मच इतने आसान शब्दों में व्यूअर्स को समझाने के लिए हिप पेन के बारे में। सर, हमारा जो आखिरी सेगमेंट है वो है एक Q&A सेगमेंट फ्रॉम आवर व्यूअर्स। हम हमारे कुछ व्यूअर्स से लाइव क्वेश्चंस लेंगे। आई एम श्योर आपके लिए भी ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट रहेगा, आप डायरेक्टली व्यूअर्स से कनेक्ट कर पाएंगे। कैन वी टेक आवर फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो। हेलो, जी मैं स्वाति पूछिए। बोल रही हूँ डॉक्टर साहब, दिल्ली से। मुझे अर्थराइटिस है लगभग 1 साल से, और जब भी मैं सुबह उठती हूँ मेरा बैक पूरा अकड़ जाता है, हिप में बहुत पेन होता है। डॉक्टर साहब प्लीज कुछ इसका उपाय बताइए। ओके, आपने नाम क्या बताया? स्वाति। स्वाति। आप दिल्ली से बोल रहे हो? जी। देखिए, आपको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो शायद उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होगा, क्योंकि यूजुअली जो अर्थराइटिस होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब हम बात करते हैं तो उसमें हिप इन्वॉल्व नहीं होता है। हिप यूजुअली हमारे रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ही होता है। तो शायद आपकी टेस्ट हो चुकी होगी, जिसका इलाज भी चल रहा होगा। अब इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आपको हिप रिप्लेसमेंट की ओर जाना होता है, या आपको थेरेपी से, या आपको किसी तरह से रिहैबिलिटेशन से उसको ठीक करना होता है। तो डेफिनेटली रिहैबिलिटेशन और थेरेपी तो फर्स्ट ये है, प्राइमरी आपका ये है इंटरवेंशन है। यदि उससे आप ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, आप अपने नियरेस्ट किसी अच्छे ऑर्थोपेडिशियन से आप दिखला सकते हैं, या नहीं हो तो आप सारी रिपोर्ट्स मुझे भेज सकते हैं। मैं मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्टेशन, क्योंकि मैं कलकत्ता में हूँ, तो आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। अब सारा रिपोर्ट्स यदि आपके पास है तो भेज दीजिएगा, और प्रेफरेबली यदि आप एमआरआई करवा सके तो एमआरआई करवा के भेजिएगा, तब मैं आपको बेटर गाइड कर सकता हूँ। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें कॉल करने के लिए थैंक यू स्वाति। कैन वी टेक आवर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज? हेलो। हेलो जी मैं पूछिए मेघना अपना बोल सवाल। रही हूँ कोलकाता से। पूछिए। मैं बोल रही हूँ डॉक्टर साहब कि इन बारिश के टाइम में मैं कुछ टाइम गिर गई थी, तो उसके लिए मुझे हिप जॉइंट पे बहुत ज्यादा इंजरी हुआ है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ ताकि मुझे थोड़ा क्योर और रिलीफ मिले? हाँ, यस। आपकी एज कितनी होगी? मेरा 29। यस, देखिए आप यंग हो, और अभी ये बारिश के मौसम में तो फ्लोर बहुत स्लिपरी होता है, गिरने का बहुत डर रहता है। तो बस आपको देखना है कब गिरी थी आप, कितने दिन हो गए, 2-3 दिन हो गए क्या? हाँ हाँ सर, वैसे ही। यस। तो आप ऐसा करो, सबसे पहले तो आप, यदि बहुत ज़्यादा पेन नहीं है तो ये डर नहीं है कि फ्रैक्चर हुआ है, लेकिन यदि पेन परसिस्ट कर रहा है तो आप एक एक्सरे करवा लो, बेसिक एक्सरे करवा लो, और उसके बाद किसी लोकल डॉक्टर से दिखा लेना। और यदि वहाँ पे सॉल्यूशन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आप मेरे को ऑनलाइन कंसल्टेशन करवा सकते हो। जी सर, जी सर, ठीक है, थैंक यू सर। Thank you for calling us. We will now take our last question. हेलो। यस, बताइए। हेलो, पूछिए। हाँ, सर मैं अभिषेक बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। मेरा आपसे एक सवाल है। वो मेरा जो नानी है वो 63 साल का है, उनका 63-64 एज है। उनका ना बहुत दिन से हिप में बहुत दिन से मतलब दर्द है। तो हम लोगों ने काफी डॉक्टर दिखाया है, तो काफी लोग बोल रहे हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के लिए, हिप रिप्लेसमेंट करने के लिए काफी लोग बोल रहे हैं कि ट्रैक्शन से ठीक हो जाएगा। तो हम लोग बहुत कंफ्यूज है कि कौन सा सही उपाय है, आप जरा बताएंगे? हाँ, ये बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन है।
लोग काफ़ी कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जब ओल्ड एज में हिप का प्रॉब्लम होता है, तो बहुत तरह से डॉक्टर से सजेशन आती है कि हिप रिप्लेसमेंट करवा लेना चाहिए। अब इसमें क्या है कि पेशेंट कंफ्यूज्ड रहते हैं कि एज इतनी हो गई है, ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? क्या इसको रिहैब करके या थेरेपी करके इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये डिपेंड करता है आपका। आपने नाम क्या बताया? अभिषेक सर। अभिषेक। अभिषेक, देखो इसमें क्या होता है कि ये जब तक पेशेंट को एग्ज़ामिन नहीं किया जाए और सारी रिपोर्ट्स नहीं देखा जाए, तो हम आपको श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट की ओर आपको जाना चाहिए या नॉन इंटरवेंशनल मोड जो है थेरेपी है, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा कोशिश करो कि पहले सारे नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है, वो आप ट्राई कर लो। वहाँ पे चंडीगढ़ में भी बहुत अच्छे-अच्छे आपको थेरेपिस्ट मिल जाएँगे, रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट मिल जाएँगे। फर्स्ट गो टू द नॉन सर्जिकल ऑप्शन। Surgery, definitely there is a one option, but if all the options are failed, then you should go for surgery, क्योंकि उसके अपने भी complications होते हैं। No doubt, hip replacement is one of the best option जब सारे कुछ फेल हो जाते हैं तो आप किसी लोकल डॉक्टर को कंसल्ट कर लो, और लेकिन पहले कोशिश करो कि सारे जो आपको नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है, वो ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर लो। ओके, थैंक यू सर। हमें कॉल करने के लिए थैंक यू अभिषेक। सो थैंक यू फॉर टेकिंग आवर लाइव you. कॉल्स हमारे व्यूअर्स की तरफ से। आई एम श्योर उनको उनके सवाल के जवाब मिल गए होंगे। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट। हिप पेन जैसा अगर कोई और हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ चर्चा करें, हमें ज़रूर लिख के भेजिए। लिखने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं at podcast@sastasundar.com। Do like, share and subscribe to सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं 100% जेन्युइन मेडिसिन्स, 18% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वन।